दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बहुत बिग ब्रेकिंग आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि महाराष्ट्र के नागपुर में बड़ा दंगा हो गया है और वहां सुनियोजित दंगा हुआ है। पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया गया है, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। लगभग बताया जा रहा है कि 25 गाड़ियों को फूंक दिया गया है, जेसीबी जला दी गई है और फायर की गाड़ी जो है फायर ब्रिगेड की उसको भी तोड़फोड़ की गई है। और ये सब हुआ है नागपुर के महल इलाके में। वहां चिटनिस पार्क है, उस जगह विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वो औरंगजेब का पुतला जला रहे थे। विश्व हिंदू परिषद का ये जो कार्यक्रम है ये महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज, जिसको पहले औरंगाबाद बोलते थे, वहां औरंगजेब की कब्र है, उस कब्र को हटाने के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि जो सरकार है वो इस कब्र को हटाए क्योंकि वो छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। छत्रपति संभाजी महाराज जिस तरह से उनका जीवन रहा है और जिस तरह से अत्याचार औरंगजेब ने पूरे देश में किए और संभाजी महाराज पे किए, उसके बाद ये मांग उठ रही थी कि भाई ये जो है यहाँ कलंक है, ये नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति हुई और उस राजनीति के तहत विपक्षी पार्टियां, जिसमें ताज्जुब की बात यह है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना भी उस औरंगजेब की कब्र के पक्ष में खड़े हुए और बयानबाजी करके, संजय राउत तो ये तक कह रहे थे कि वो हमारी शान का प्रतीक है, उसको नहीं हटाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से विपक्षी पार्टियों का एक सूत्री कार्यक्रम था कि इस पर माहौल खराब हो, जबकि सरकार ये कह रही थी कि हम कानून के तरीके से इस पर काम करेंगे। जो विश्व हिंदू परिषद है उनका जो प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस प्रोटेक्शन उसको था, पुलिस कर्मियों से परमिशन लेकर वो कर रहे थे। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी का कहना यह है कि ये नागपुर के चिटनिस पार्क में पहली बार हुआ कि अचानक से लगभग 800 से 1000 लोगों की भीड़ आ गई। पुलिस भी इस बात को समझ नहीं पाई और एक तरह से मैं कहूंगा कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और इंटेलिजेंस को यह पता नहीं लग पाया कि भीड़ अचानक से 1000 लोग कहां से आ जाते हैं। आपको यह बता दूं कि इस समय रोजे चल रहे हैं और उसमें नमाज जो करने जाते हैं लोग धार्मिक स्थल पर, ये सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन यहां प्री प्लान्ड था। लोगों का कहना यह है कि यहां पत्थर रखे गए थे, ईंट के अद्धे, ईंट के टुकड़े इतनी बड़ी संख्या में थे कि पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया गया है। लगभग 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, एक डीसीपी घायल हुए हैं। और इस सब में आप सोचिए कि जो वहां डीसीपी थे निकेतन कदम, उन पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ है। ये बहुत भयंकर है और ये महाराष्ट्र की एक तरह से हवा को खराब करने के लिए ये सब किया गया है। आपको मैं बता दूं कि इस सब को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने काफी सख्त लहजे में बात की थी और उन्होंने विधानसभा के अंदर भी कहा था कि औरंगजेब की औलादों को हम ठीक से निपटेंगे। देवेंद्र फडणवीस जो वहां के सीएम हैं, उन्होंने कहा था कि क्रूर औरंगजेब के बर्बर विचारों को महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उस विचार को ही कुचल दिया जाएगा। लेकिन अब जो ये हुआ है, ये आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन बाद बीएमसी का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में ये माहौल खराब करने की जो कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं ये अब जो शिवसेना है वो सवाल उठा रही है और उसकी सवाल उठाने की नीति से ही समझ में आ रहा है कि वो जो मंसूबे जिस तरह के चाह रहे थे उसी तरह का काम हो गया और वो सवाल उठा रहे हैं कि साहब अभी देखिए ये कैसे हो गया। परिस्थिति अभी शांत है और क्योंकि एक फोटो जलाई गई थी जिसके बाद में जो है लोग जमा हुए, उनका निवेदन हुआ, उस निवेदन में हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अलावा जो है ये लोग मेरे साथ मुझे मिलने के लिए ऑफिस में भी आए थे, उनका डेलीगेशन, उनको सबको बताया गया कि हमने नाम से जो नाम दिए थे उसके हिसाब से हमने FIR दर्ज किया है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये इंसिडेंट हुआ था और उसके साथ में हम लोग बाकी कार्रवाई हमारी शुरू कर था। पथराव की घटना, पुलिस पर हमला, ये सब क्या वाकया, एग्जैक्ट कितने बजे और क्या सिचुएशन? देखिए ये जो है कोई लगभग 8:30 बजे की घटना है, 8 साढ़े 8 की, उसके बाद में शुरू हुआ। कुछ आगजनी भी गई, वाहनों को भी जला गया, पुलिस पर नहीं, ऐसा कुछ वाहन ज़्यादा नहीं जले हैं जिस तरह से दिखाया गया या जो आप बता रहे हैं उसका भी असेसमेंट हम लोग ले रहे हैं। पर हाँ, जैसे बताया गया 2 वाहन जलाए गए हैं और दगड़ फेंक हुई है बिल्कुल। और इसमें कौन कौन इंजर्ड है, कितने लोग इंजर्ड है, वो भी आंकड़ा अभी हमारे पास आया है। पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन हो गई है। जी हाँ।
किस तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन? कॉम्बिंग ऑपरेशन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दिख रहे हैं, जो इन्वॉल्व थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर 144 या कर्फ्यू? हाँ जी, हमने 144 धारा लगाई है और सबको जो है ये हिदायत दी है कि कोई भी बाहर ना निकले अननेसेसरी और कोई भी कायदा कानून अपने हाथ में ना ले। अफवाहें भी काफी चल रही, क्या अपील करेंगे? मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि अफवाहों पर विश्वास ना करें, इस एरिया को छोड़ दें तो पूरा शहर में शांतता है और सब लोग शांतता से हैं। आप किसी भी चीज़, अगर आपके सामने कोई भी चीज़ दिखती है या आपके सामने कोई कुछ बोलता है, अफवाह फैलाता है, तो उसकी खबर हमें दें, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। दंगा रोकना तो ये पुलिस का काम है और पुलिस प्रशासन सरकार के अंडर है, यानी कहीं ना कहीं जो वहां विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो कहीं इस इंतजार में थे कि माहौल खराब किया जाए ताकि देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठाया जाए, सरकार पर सवाल उठाया जाए। तो क्या ये माना जाए कि इस दंगे के पीछे उद्धव ठाकरे शिवसेना या कांग्रेस या अन्य कोई ऐसी विपक्षी पार्टी की साजिश है? हालांकि इसका पता देर बाद में चलेगा, जांच के बाद पता चलेगा। देवेंद्र फडणवीस ने फिलहाल तो सभी से शांति की अपील की है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपूरच्या महाल भागामध्ये जी काही घटना घडलेली आहे ती अतिशय अयोग्य आहे। अशा प्रकारे जमा होऊन दगडफेक होणं हे अत्यंत चुकीचं आहे। माझी तमाम नागपूरकरांना विनंती आहे की सर्वांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचं पालन करावं। नागपूर शहर हे एकोप्याने राहणारं शहर आहे, त्यामुळे कोणीही शांतता भंग करू नये। मी स्वतः या परिस्थितीवर पूर्ण नजर ठेवून आहे। नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांना स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की जे दंगे करत असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे। पोलिसांवर जर कोणी हमला करत असेल तर ते देखील अतिशय गांभीर्याने घेतलं जाईल। त्यामुळे सर्वांना माझी विनंती आहे कि या ठिकाणी सर्वांनी शांतता ठेवावी। पुलिस अधिकारियों से बात करके सख्त कार्रवाई करने को कहा है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इस मुद्दे को लेकर काफी दिनों से महाराष्ट्र के अंदर बाकी एक शांतिपूर्वक तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल धरना प्रदर्शन कर रहा था। इसके पहले आपको बता दूं कि टी राजा हैं भाजपा के विधायक, उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को 15 मार्च को एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि छत्रपति संभाजी नगर जिले में जो स्थित मुगल सम्राट ये जो औरंगजेब की मकबरे है, इसकी जो रखरखाव पर पुरातत्व विभाग जो है एएसआई द्वारा जो खर्चा है उसका विवरण मांगा है कि क्यों सरकार इस पर खर्चा कर रही है। आपको यह भी बता दूं कि एक तरफ ये हटाने की बात कर रहे हैं टी राजा और उन्होंने कहा कि इसको तुरंत हटाया जाना चाहिए, लेकिन इस पर उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत, ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं मराठाओं के शौर्य का स्मारक, ये जो है बोल रहे हैं इसको, और कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र मराठाओं के शौर्य का एक स्मारक है। यह आने वाली पीढ़ी को बताएगा कि किस तरह से शिवाजी महाराज और मराठा सैनिक आक्रांताओं से लड़ते रहे। अब संजय राउत की इस मानसिकता का मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो महिमा मंडन करना है तो महिमा मंडन करने के लिए स्कूल के किताब में पढ़ाओ, इतिहास में पढ़ाओ, संभाजी महाराज ने कैसे आक्रांता का निपटारा किया, आक्रांता क्या करते थे, इसके बारे में संजय राउत ने कभी कांग्रेस से सवाल नहीं पूछा कि आपने देश की आजादी को आज 77 साल हो गए, किसी इतिहास की किताब में संभाजी महाराज के शौर्य के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया। औरंगजेब आक्रांता था तो उसकी मजार बनने का सवाल क्या है? कच्ची मजार थी,
अंग्रेजों ने इसको बनाया और आपको बताऊं 1707 में ये मजार बनी थी। उसके बाद क्योंकि अंग्रेजों का तो मामला ही ये था कि फूट डालो राज करो, उन्होंने इसको पक्का कर दिया। यानी वो चाहते थे कि ये यहां विवाद रहे। और कुछ लोग हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हैं और उस छिड़कने के लिए वहां लगातार वो पूजा पाठ करने जाते हैं। यानी फूल चढ़ाने जाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा पूर्वज है। और किस तरह की बयानबाजी करते हैं आप सोचिए। ये जो है संजय राउत जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसे साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को भड़काने में ऐसे विपक्षी पार्टियों के नेताओं का हाथ है। अभी संजय राउत का एक बयान वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कुछ लोग अभी नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, वे नए नए मूल्य हैं, अभी राजनीति में आए हैं, उनको इतिहास का क्या पता। हाँ ठीक है, आपको पता है। लेकिन इस मामले में बजरंग दल के जो नेता हैं नितिन महाजन, उन्होंने कहा कि अगर सरकार औरंगजेब की कब्र को हटाती है तो हम उनका स्वागत करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। तो सवाल यह है कि जब जनता मांग कर रही है, उनके सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, सरकार क्यों नहीं इसको हटाती? तो क्यों का उत्तर मैं देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग, खासतौर पे एक विशेष वर्ग जिसको बोलते हैं, वो कह रहा है कि साहब ये तो हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी की कब्र है, हम तो इस पे पूजा करने जाते हैं, हम तो ये मजार पे सजदा करने जाते हैं, आप ये हमारी निशानी को क्यों हटा रहे हो? ये दंगा बता रहा है। आप सोचिए कि एक विदेशी आक्रांता की कब्र को इस देश में हटाने के लिए हिंदुओं को आंदोलन करना पड़ रहा है, महाराष्ट्र के लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, जबकि ये देश की आजादी के तुरंत बाद, जब जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तभी सारी गुलामी की निशानियों को हटा देना चाहिए था। 77 साल नहीं करा, और आज भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो अगर इन निशानियों को मिटाना चाहती है तो अब न्यायपालिका बीच में आ जाती है। केस हाईकोर्ट में जाता है, और जैसा हमेशा होता है वैसा ही हुआ कि आप इस विवादित भूमि को छेड़ नहीं सकते, क्योंकि ये ASI के अंडर में आता है, ये पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, पुरातन है। अब पुरातन है इस करके उसको छोड़ा हुआ है। अब आप समझिए कि भाई समुदाय जो है वो चाहता है इसको हटाना, और आप किसी की भावना से कोई लेना देना नहीं है, उसको बनाए रखना चाहते हैं। तो आपको ये भी बता दूं कि अब जो भावना है वो भड़की हुई हैं, और खास तौर पे आपको बताऊं कि ये जो है महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह का एक आंदोलन अब छिड़ा है, निश्चित रूप से अब इसमें मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को पहल करनी चाहिए। और ये जो इस तरह से दंगाई हैं, हालांकि मेरा मानना यह है कि देवेंद्र फडणवीस सख्त कदम उठाएंगे, और उसके लिए वो जाने भी जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस जब से CM बने हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये जो घुसपैठिए हैं इन पर हमले होते हैं, इनको बुलडोजर कार्रवाई भी होती है। और इस दंगे में भी प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि ये कुछ लोग बाहर से आए थे, क्योंकि स्थानीय लोग नहीं थे, ये बाहर से भीड़ आई थी। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि नागपुर के अंदर जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, और अभी कुछ दिनों बाद यानी 30 तारीख को मोदी जी का वहां जाना तय हुआ है, क्योंकि वहां एक RSS के मुख्यालय में एक बिल्डिंग को उसका उद्घाटन करना है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि महाराष्ट्र में अशांति है, देवेंद्र फडणवीस को इस तरह से टारगेट किया जाए ताकि कहा जाए कि इनके राज्य में तो व्यवस्था ठीक नहीं है। कुछ दिनों बाद चुनाव है और विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अचानक से 1000 लोगों की भीड़ आना, ज्वलनशील पदार्थ साथ में रखना, हथियार साथ में रखना, जैसा कुल्हाड़ी से प्रहार हुआ है, लोगों ने देखा है, DCP के ऊपर जो प्रहार हुआ है वहां पे, और इतनी बड़ी संख्या में मात्रा में पत्थर का इकट्ठा होना। ठीक आप देखिए ये पैटर्न, अभी उत्तर प्रदेश में भी जहां होली के दिन दंगा हुआ, वहां भी छतों पर कीलें, बोतल और पत्थर इकट्ठे किए गए। ये धीरे धीरे करके इसकी प्लानिंग करते हैं। इसका मतलब यह है कि नागपुर दंगे की प्लानिंग भी काफी दिनों से चल रही थी, क्योंकि ये जो धरना और प्रदर्शन है ये पूरे महाराष्ट्र में चल रहे हैं, और नागपुर का ये धरना और प्रदर्शन भी, इसके लिए परमिशन मांगी गई थी 1 सप्ताह पहले। 1 सप्ताह से ये तय था, और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इसका प्रचार कर रहे थे कि हम जो है नागपुर के महल इलाके में चिटनिस पार्क में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, हम पुतला दहन करेंगे और ज्ञापन पुलिस को देंगे। तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, लेकिन इसकी जानकारी विशेष वर्ग को हो गई, और ये जो कम्युनिटी के लोग थे, स्थानीय लोगों का कहना है कि साहब बाहर से लोग आए थे,
कुछ लोगों को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अगले कुछ घंटे में खुलासा होगा कि इसके पीछे असली दोषी कौन थे। लेकिन इतना तो जरूर है कि देश का माहौल खराब करने में विपक्षी पार्टियां लगी हुई हैं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जिस तरह से अभी जंतर मंतर पर दिल्ली के प्रदर्शन हुआ और कुछ लोगों ने बयानबाजी की है, उससे भी साफ दिखाई देता है कि लोगों को देश में माहौल खराब करना है ताकि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं उनको बदनाम किया जा सके। देखना होगा देवेंद्र फडणवीस इन दंगाइयों से अब कैसे निपटते हैं। वंदे मातरम।